Hello दोस्तों, welcome to your channel Civil Timeline. As you know, I'll discuss about concrete work. In this video, I'll cover all major topics which should you know if you are a site engineer, billing engineer, planning engineer और project manager. इस वीडियो में आप जानेंगे IS 1200 के अकॉर्डिंग मेजरमेंट कैसे की जाती है कंक्रीट वर्क की, कैसे रेट एनालिसिस करते हैं, कैसे मटेरियल को कैलकुलेट करना है या कैसे लेबर कंटेंट निकालना है, प्लानिंग कैसे करनी है। ये सारे मेजर टॉपिक मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। जो इंडस्ट्री में सिविल इंजीनियर्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक काम करने के बाद भी इन सभी पॉइंट्स को नहीं जान पाते हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, बहुत हेल्पफुल होगी। जिस पीपीटी पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक अपनी वर्किंग एक्सेल शीट भी आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मोड ऑफ मेजरमेंट। तो ये मोड ऑफ मेजरमेंट जो है इसमें आप देखेंगे IS 1200 पार्ट सेकंड 1974 के अकॉर्डिंग जो हम कंक्रीट की मेजरमेंट करते हैं वो सारी सेपरेट होती हैं बिल्डिंग वर्क से अलग। हालांकि निकालना वॉल्यूम ही होता है, पर बहुत सारी जगह पे कंक्रीट को क्यूबिक मीटर में तो हम फाइंड आउट करते ही हैं उसका वॉल्यूम, पर काफी जगह उसको रनिंग मीटर में और स्क्वायर मीटर में भी मेजर करना पड़ता है। तो ब्रिज, डैम, बैरेज, कैनल, टनल्स ये सब जो होती हैं इनकी सेपरेट मेजरमेंट होती है। इस वीडियो में मैं बिल्डिंग की मेजरमेंट जो है, बिल्डिंग मेंबर्स जो स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। स्पेशल कंक्रीट, जो स्पेशल कंक्रीट होती है आजकल जो काफी यूज भी होती है, जैसे कोल्ड, हीटेड, सेल्यूलर। कोल्ड कहाँ पे होती है? जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। हीटेड कहाँ पे होती है? जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है। सेल्यूलर, एक्सपेंसिव एंड हीट रेजिस्टिंग शैल बी फुली डिस्क्राइब्ड एंड मेजर्ड सेपरेटली। ठीक है। ऑल प्लेन, रिबेट, ग्रूव, लॉकिंग एंड टॉन्ज जॉइंट शैल बी इंक्लूडेड इन दी डिस्क्रिप्शन। वो सब इसमें दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि क्या उसमें से डिडक्ट नहीं होगा, जो है डिडक्ट हमें क्या नहीं करना है। तो हमें जो डिडक्ट नहीं करना है, जैसे 0.1 स्क्वायर मीटर की ओपनिंग हमें कंक्रीट वर्क में डिडक्ट नहीं करनी है। जैसे 0.1 मीटर स्क्वायर होता है 300 बाई 300, 0.1 का हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो 0.316, यानी 300 बाई 300 का अगर कोई होल है तो वो आप डिडक्ट नहीं करेंगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई रेनफोर्समेंट, आपका अगर मास कॉन्क्रीटिंग है और या नहीं भी है, अगर कॉलम की कॉन्क्रीट है, बीम की कॉन्क्रीट है, तो आप बीबीएस बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें वेट निकालते हैं, फिर उसका क्यूबिक कंटेंट निकाल के अगर आप चाहें कि उसको डिडक्ट कर दें कंक्रीट में से, तो वो भी आप एज पर IS नहीं करेंगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पाइप्स, कंड्यूट, सीटिंग एटसेट्रा नॉट एक्सीडिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का कोई एरिया है तो वो भी आप डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और स्मॉल वॉइड सच एज द शेडेड पोर्शन, जैसे कि जाली आती है कंक्रीट की, उसमें जो छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं वो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर से अगर बड़े हैं तो डिडक्ट होंगे, अदरवाइज डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है। फिर इसमें आते हैं कि कॉलम की मेजरमेंट हमें कैसे करनी होती है। तो इसमें बोलता है कि कॉलम शैल बी मेजर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ कॉलम बेस टू इनर साइड ऑफ फर्स्ट फ्लोर स्लैब एंड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम टॉप ऑफ फ्लोर स्लैब टू इनर साइड ऑफ फ्लोर स्लैब अबोव। यानी कि मैं आपको ड्राइंग पे लेके चलता हूं। यहां पे आप देखिए इसको, जब आप मेजरमेंट करेंगे आप यहां नीचे फुटिंग से प्लिंथ तक की अलग मेजरमेंट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो ये स्लैब है, ये एक स्लैब मानिए, तो आप जो दूसरी मेजरमेंट करेंगे वो इस प्लिंथ बीम के टॉप से इस स्लैब के बॉटम तक करेंगे। आप बोलेंगे कि यहाँ पे बीम आ रहा है, ये वाला इधर की साइड ये येलो लाइन से बीम डिनोट हो रहा है, तो आपको यहां तक नहीं करनी है कॉलम की मेजरमेंट, आपको पूरा स्लैब के बॉटम तक ही कॉलम को मेजर करना है। ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इन केस ऑफ कॉलम फॉर फ्लैट स्लैब, फ्लेयर ऑफ कॉलम शैल बी इंक्लूडेड विद कॉलम फॉर रेनफोर्समेंट। फ्लैट स्लैब में क्या होता है, बीम नहीं होते हैं, केवल कॉलम कॉलम पे स्लैब होती है, तो वहां पे एक ड्रॉप आता है। ठीक है। ड्रॉप आता है, फ्लेयर आता है, वो उसमें इंक्लूड ही रहेंगे। बीम शैल बी मेजर्ड फ्रॉम फेस टू फेस ऑफ कॉलम, यानी कि जो बीम आप मेजर करेंगे, ये दो कॉलम हैं, ये टिपिकल ड्राइंग है। तो इन दोनों कॉलम जो फेस टू फेस, मतलब कॉलम के फेस से यहां तक आप बीम को मेजर करेंगे। बीम यहां से यानी कि इस जगह से इस जगह तक आप इसको मेजर करेंगे। ठीक है।
फिर कंक्रीटिंग छज्जाज, व्हेन छज्जा इज कंबाइंड विद बीम ऑन लिंटल द कॉमन पोर्शन शैल बी मेजर्ड एज छज्जा, व्हेन छज्जा इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ रूफ और सस्पेंडिंग स्लैब इट शैल बी मेजर्ड अप टू सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग। ठीक है, यहाँ पे इसमें दोबारा से इसका एक अमेंडमेंट आया था क्योंकि इस पॉइंट में ये क्लियर नहीं हो पाया था अच्छे से। इसमें बोलता है व्हेन छज्जा इज कंबाइंड विद द बीम ऑन लिंटल द कॉमन पोर्शन शैल बी मेजर्ड, यानी कि जैसे ये छज्जा है आपका, अगर ये मुझे मेजर करना है तो ये बोलते हैं कि आपको ये छज्जा जो मेजर करना है वो कॉमन पोर्शन यानी कि यहां से ही छज्जा मेजर करना है आपको ये। ठीक है, और अगर छज्जा बीम स्लैब के साथ है यानी कि ये स्लैब है और ये आगे बढ़ लिया है तो आपको ये यहां से सेंटर से इसको मेजर करना है। ठीक है, पर इस वाले पोर्शन में क्लियरिटी नहीं थी कि कॉमन पोर्शन कहां से करना है, तो इसके लिए फिर एक अमेंडमेंट आया था बाद में, वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट रेनफोर्समेंट प्लेन कंक्रीट प्रीकास्ट कंपोनेंट, कौन सी कंक्रीट को किस यूनिट में मेजर करना है। जैसे वॉल पैनल है, फ्लोर, रूफ, स्लैब है तो वो आपको स्क्वायर मीटर में मेजर करनी है। बीम यूनिट एंड कॉलम, ट्रसेज एक्सेट्रा वो रनिंग मीटर ऑफ नंबर्स में जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चैनल यूनिट एंड पर्लिन इन रनिंग मीटर। ठीक है, होलो ब्लॉक इन क्यूबिक मीटर, डोर विंडो फ्रेम इन रनिंग मीटर। वेफल यूनिट, वेफल यूनिट क्या होता है, जाली सी होती है एक, आपको दिखाता हूं मैं, यानी कि एक मैश होती है वो। जैसे इस बिल्डिंग को आप एज ए वेफल मान सकते हैं, ये बीम 1-1, 2-2 मीटर के स्पैन पे हैं बस। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये एक वेफल यूनिट है। ठीक है, तो ये जो आपकी मेजर होगी वो स्क्वायर मीटर में होगी। वाटर टैंक क्या है, नंबर्स में काउंट होते हैं। जाली स्क्वायर मीटर में। फेंसिंग पोस्ट, जो फेंसिंग के प्रीकास्ट खंबे आते हैं, इन नंबर और क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब जो अमेंडमेंट में छज्जे वाला बता रहा था वो मैंने यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो हमारी पहली वाली क्लॉज थी ये वाली 4.2.3, ये इसके लिए अमेंडमेंट था 1974 पार्ट 2 में ही, कि सब्सटीट्यूट द फॉलोइंग फॉर द एग्जिस्टिंग क्लॉज कंक्रीट इन छज्जा, द छज्जा शैल बी मेजर्ड इंक्लूसिव ऑफ बियरिंग। ठीक है, बियरिंग के साथ ही मेजर होगा। व्हेन छज्जा इज कंबाइंड विद लिंटल, बीम और स्लैब इट शैल बी मेजर्ड एज क्लियर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जो पहले हम यहाँ बियरिंग से नाप रहे थे ना इधर से, वो हम स्लैब को अब यहाँ तक ही नापेंगे, मेजर करेंगे बीम के एज तक, और इसको फिर क्लियर ही हम मेजर करेंगे। इट शैल बी मेजर्ड एज क्लियर प्रोजेक्शन। और क्लियर क्या डिस्टेंस होती है, ये जो है, एक सेकेंड आपको क्लियर कर देता हूँ पूरा, इस सेंटर से ये सेंटर तो है, ये तो है इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो होती है अंदर अंदर की जो बीम हम मेजर करते हैं वो होती है क्लियर लेंथ। तो यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कुछ फोटोज हैं कि ये मेजर कैसे करना है। जैसे L1 है, इसमें ये इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ये इफेक्टिव लेंथ है। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये क्लियर लेंथ है। सेम ऐसी छज्जे में पहले वाले IS 1200 में ये बोलते थे कि यहाँ से हमें मेजर करना है छज्जे को। ठीक है, पर अब जो है वो क्लियर आपको यहाँ से ही मेजर करना है। ये चीज़ क्लियर। बीम को आपको कॉलम के फेस से कॉलम के फेस तक मेजर करना है। कॉलम को आपको जो है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से फुटिंग का जो टॉप सरफेस है वहाँ से लेके स्लैब के बॉटम तक, यहाँ पे आपकी स्लैब आ गई तो यहाँ तक आपको ये मेजर करना है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। फिर आते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट में IS 456 और NBC 2016 दोनों में सेम चीज़ लिखी हुई है, और इसमें स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम इनका ग्रेड तय करते हैं। जैसे M10 है तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मुझे 10 न्यूटन पर mm चाहिए, वो भी 150 बाई 150 mm का एक क्यूब होता है। उसके अकॉर्डिंग उसी मोल्ड में आपको कंक्रीट डालनी है, उसको 7 दिन और 28 दिन के लिए छोड़ देना है। एक सेट में 6 आपके क्यूब आते हैं 7 दिन और 28 दिन के लिए। 9 भी होते हैं कई जगह पे, 21 दिन पे भी स्ट्रेंथ चेक होती है। पर ये क्या है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, यानी 10 से 20 तक आप ये नॉमिनल मतलब बना सकते हैं मिक्सचर में।
ठीक है। और स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या होती है, M25 से लेके M55 तक आपकी स्टैंडर्ड कंक्रीट आ जाती है। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं तो 60 से लेके 80 तक यहाँ पे आपकी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आती है, और ये सेम चीज एनबीसी के कोड में भी लिखी हुई है, ठीक है। रेडी मिक्स कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट कहाँ इन्वेंट हुई थी, क्यों हुई थी, एक सीधी सी बात में मैं आपको बता देता हूँ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, तो आप अपनी जगह पे ही कंक्रीट को बनाने के लिए इतनी सारी कंक्रीट को प्रोड्यूस करना एक चैलेंज होता था। तो रेडी मिक्स कंक्रीट फिर वहाँ पे बनाई गई, बड़े बड़े प्लांट लगाए गए और ट्रांजिट मिक्सर का इन्वेंशन हुआ, और वो उस ट्रांजिट मिक्सर से फिर प्लेस होने लगी कंक्रीट जहाँ पे भी पोर्ड होनी है, तो वो आपका रेडी मिक्स कंक्रीट का कंसेप्ट बन गया था। और इसमें टाइल पे इसमें लिमिट ये लगा दी जाती है कि मान लिया अगर आप M25 बनाएंगे, जैसे ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मुझे 25 चाहिए, तो इसमें लिमिट दे देंगे कि हम 230 kg सीमेंट होना है, क्योंकि M25 में आप देखेंगे अगर आप नॉमिनल बनाएंगे तो 12 बोरियां लगती हैं, पर यहाँ पे ये लिमिट सेट कर दी, और जो बाकी का सीमेंट कंटेंट है उसको 123 kg से रिप्लेस कर दिया, यानी 230 प्लस 123 को अगर आप जोड़ेंगे 353 यानी कि 353 kg, लगभग 10 बोरी के करीब आपका यहाँ पे भी सीमेंट चाहिए। पर यहाँ पे क्या है कि रेडी मिक्स कंक्रीट में पीपीसी की जगह हम ओपीसी सीमेंट यूज करते हैं, और ओपीसी सीमेंट जो होता है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उसमें लाइम कंटेंट अच्छा होता है, ठीक है। और पीपीसी में क्या होता है 35% फ्लाई ऐश मिला हुआ होता है जो सीमेंट के को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिजाइन मिक्स की एक रिपोर्ट आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूँ, इसमें देखिए कि कोर्स एग्रीगेट 620 20 mm का, 10 mm का 413, और इसमें फिर फाइन एग्रीगेट 788, वाटर कितना चाहिए 160 लीटर चाहिए, केमिकल एडमिक्सचर 2.8 kg, ठीक है। अब ये वाटर कितना यूज होना है, क्या होना है, ये सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.45 इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे मालूम हो कि यहाँ पे ये सब चीजें वैल्यू जो आ रही हैं इनसे हमें 25 जो है न्यूटन पर mm की स्ट्रेंथ मिलेगी, तो इसके लिए आपको फिर एक बार ट्रायल भी करना पड़ता है अपनी साइट पे, या उनसे रिपोर्ट लेनी पड़ती है डिजाइन मिक्स की, जहां से आप ये बनवाएंगे रेडी मिक्स कंक्रीट को परचेज करेंगे, वहां से आपको ये डाटा लेना होता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली होती है कि ये जो वाटर कंटेंट है इसको भी रिप्लेस किया जाता है सुपर प्लास्टिक साइजर से, ठीक है। और जो ये एडमिक्सचर है ये क्या बेस का है, कि ये नेफ्था बेस है या पीसी बेस है, तो इन चीजों का डिजाइन मिक्स रिपोर्ट में जो है ध्यान रखा जाता है। यूनिट वेट, जैसे कंक्रीट की डेंसिटी होती है हमारी आरसीसी की 2400 से 2500 जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, पर यहाँ पे यूनिट वेट हमारा कितना आ रहा है 2336, इसमें जो है रेनफोर्समेंट हटा दिया गया है, ठीक है। तो नॉर्मल जो है आपकी 2400 बिना सीमेंट के उसके रेनफोर्समेंट के आपको इसकी डेंसिटी मिलती है, पर यहाँ 2336 है तो ये एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही ये M30 की रिपोर्ट है, इसमें देखिए पहले वाली रिपोर्ट में 230 kg था, इसमें 260 kg है, यानी कितने बैग आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 5.2 बैग, ठीक है। और बाकी कितना परसेंट फ्लाई ऐश रिप्लेस कर रहा है 140 kg अलग से इसमें फ्लाई ऐश मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है 10 mm 20 mm की आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि कितनी वेरी कर रही है। इसमें 745 kg फाइन एग्रीगेट आ रहा था और इसमें 788, यानी कि मोटा मिलावा ज़्यादा बढ़ गया, एक्सीड हो गया। और वाटर जो इन्होंने सेम ही रखा है और केमिकल एडमिक्सचर इन्होंने 3.2 kg का यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट मटेरियल, ये सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है, और इसके लिए मैं एक एक्सेल की शीट भी खोल लेता हूँ जिससे ये यहाँ पे से आपको ये बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि सीमेंट कोफिशिएंट का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। अभी आप ये देखेंगे कि 1 2 4 की जो कंक्रीट है इसका ग्रेड होता है M15, ठीक है। तो M15 आपने ये मान लिया कि मेरे पास 13 क्यूबिक है क्वांटिटी, अब इसमें सीमेंट कितना लगेगा, अगर आप साइड पे हैंड मिक्स बना रहे हैं तो आपको सीधा सीधा क्या करना है कि इसमें जो सीमेंट के बैग आ रहे हैं वो 6.4 बैग आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इजिकल टू 13 इंटू 6.4, आपकी 13 क्यूबिक क्वांटिटी के लिए इतना सीमेंट के बैग्स चाहिए।
तो यहाँ पे एग्रीगेट का कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.89, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 13 इंटू 0.89 इंटू 30%, यानी इतना क्यूबिक तो आपका लगेगा 20 mm का, 60% लगता है 20 mm और ये 40% हो जाएगा, ठीक है। और फाइन एग्रीगेट आपका क्या कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.45 इज इक्वल टू 13 इंटू 0.45। ये क्यूबिक आपका, ये आपकी मटेरियल की क्वांटिटी निकल के आ गई। अभी जैसे इसमें अगर आप 20 और 10 mm में अगर कंफ्यूजन है तो इसको आप एक बार 13 इंटू 0.89 भी करके डायरेक्ट 11.57 को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन दोनों का सम भी अगर आप देखेंगे इज इक्वल टू, मैं इसको और प्लस इसको जोड़ देता हूं तो 11 पॉइंट समथिंग ही यहाँ पे आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आप मटेरियल को कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी के बेसिस पे। तो ये सीमेंट बैग जो वेट होता है वो 50 kg होता है, वॉल्यूम 0.035। ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। अब इसी तरीके के DSR में कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, तो ये चैप्टर नंबर 4 में आप देखेंगे 4.2, ये केवल कंक्रीट के कोफिशिएंट है। इसमें इन्होंने स्पेसिफिक बता रखा है M10 के लिए कि 220 kg सीमेंट से कम होना नहीं चाहिए। तो यानी कि बाकी का जो कंटेंट है, जब आप अगर डिजाइन कराते हैं तो उस बाकी के जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आप फ्लाई ऐश से रिप्लेस कर सकते हैं, पर मिनिमम 220 kg हमें चाहिए। जो अभी आपने इस स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे 230 kg फ्रीज किया हुआ है कि इतना तो सीमेंट चाहिए, बाकी का आप फ्लाई ऐश मिला लें। तो यही सेम कोफिशिएंट्स हैं जो एज पर DSR हैं। ये एक बार आप दोबारा से स्टडी कर लीजिएगा, ये PPT में आपके साथ शेयर करूंगा। अब आते हैं रेट एनालिसिस। तो रेट एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कंस्ट्रक्शन फील्ड का, ठीक है। तो अभी मैं केवल फाउंडेशन के लिए इसकी रेट एनालिसिस करूंगा। तो रेट एनालिसिस में क्या था, जो मैंने आपको डिजाइन मिक्स रिपोर्ट दिखाई थी उसमें सीमेंट जो है OPC यूज हुआ, ठीक है। तो ये हो गया M25, 6.2 तो बैग चाहिए ही चाहिए। और बैग का रेट क्या है, वो है 380, जो मार्केट प्रिवेलिंग रेट है, जहां से हम परचेज करेंगे वो 380 रुपए का हमें एक बैग मिलेगा। तो ये आपकी आ गई सीमेंट की कॉस्ट। और सीमेंट OPC एज पर डिजाइन मिक्स M25, ये है आपकी वेस्टेज। तो वेस्टेज आपकी आ गई कितनी, 3%। 6.20 पे 3% वेस्टेज आप जरूर लेके चलें, ये सीमेंट की वेस्टेज इसमें इंक्लूड करके जरूर चलें। फ्लाई ऐश, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी उसमें 70 kg फ्लाई ऐश था। अगर मैं इसे मान लूं 123 kg है और 1.5 रुपए किलो मुझे फ्लाई ऐश मिल रही है, तो 185 की फ्लाई ऐश हो गई। और जो मेरा 230 का सीमेंट था, तो अगर मैं 230 डिवाइड बाई 50 कर देता हूं तो मेरे आ गए 4.60 बैग, ठीक है। और इसकी इन पे वेस्टेज यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट हो गई, ठीक है। कोर सैंड कितना था, 0.45 हमारा कोफिशिएंट है एज पर डिजाइन मिक्स, ठीक है। तो वो हमने यहाँ डिजाइन मिक्स रिपोर्ट से सीधे इसी तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दिए। एडमिक्सचर जो नॉर्मल हमें जो यूज करेंगे वाटर कंटेंट को कम करने के लिए, वो है 5.25 लीटर, ठीक है। 1 लीटर जो एडमिक्सचर होता है ना, अगर आप सुपर प्लास्टिक साइजर मिला रहे हैं तो वो 30% पानी को रिड्यूस कर देता है कंक्रीट में से। वर्केबिलिटी सेम बनी रहती है। तो जिप्सम भी सीमेंट में मिलाया जाता है, वो सीमेंट की क्वांटिटी का 2% के लमसम होता है। अब आ जाते हैं मेसन यानी कि लेबर पे, कि लेबर कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मैंने 1 क्यूबिक के लिए यहाँ पे लिया हुआ है 0.1 मेसन, लेबर ली हुई है 0.2, और टूल्स एंड प्लांट्स जो लिए हुए हैं वो लमसम 1, मतलब इसकी जो लमसम कॉस्ट मैंने ले रखी है वो 750 है। पर आप जो है एज पर प्रोजेक्ट कैसा, क्या स्कोप है प्रोजेक्ट का, क्या प्लेसिंग कैसी है कंक्रीट की, उस पर डिपेंड करता है कि क्या TNP यूज होगी। तो इनकी जो मिस्त्री के रेट है 650 और लेबर का 450 से गुणा करी, तो ये लेबर कंटेंट मेरे पास आ गया। फिर टूल्स एंड प्लांट का जो मैं करूंगा, ये 2% लगा दूंगा टोटल कॉस्ट पे, ठीक है। मान लिया ये मेरी कॉस्ट आ रही है
86 रुपये मेरा टूल्स एंड प्लांट का रेट आ गया। अब वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इस वाले अमाउंट पे कैलकुलेट हो जाएंगे, तो ये 2% लगेंगे। टोटल हो गया मेरा ये 4458। अब CPOH कॉन्ट्रैक्ट ओवरहेड एंड प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड एंड प्रॉफिट, वे 15% हम लेके चले हैं, तो ये 669 रुपये आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आ गया और ओवरहेड्स आ गए, यानी कि इसमें स्टाफ का खर्चा, जो ऑफिस सेटअप है वो सब इसमें इंक्लूड हो गया। PF एंड ESI अगर कटता है तो 4.25 एज पर CPWD आप इसको इस वाले अमाउंट पे ले लेंगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपका जो आएगा वो आ गया 5316। तो ये इस तरीके से एक रेट एनालिसिस प्रिपेयर की जाती है। अगर ये लेबर जो मैंने पॉइंट 1 लिया है ये फाउंडेशन में है, फाउंडेशन में लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। IS 72 72 में आप देख पाएंगे कि, और DSR में DAR में आप देख पाएंगे कि लेबर के कंटेंट क्या है। तो इसमें जो कंटेंट लिया हुआ है वो एज पर DAR और IS 7272 और बाकी अपनी सेल्फ मार्केट प्रैक्टिस जो है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है, उससे ये लिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये रेट एनालिसिस होती है, ठीक है। अब जो है हमारा दूसरा पॉइंट था, ये है जो DAR का मैं आपसे अभी बता रहा था, DSR DAR, उसमें किस तरीके से आपको ये रेट एनालिसिस देखने को मिलेगी। इसमें क्या है, ये डिटेल रेट एनालिसिस होती है। इसमें आपका जो है कैरेज भी मटेरियल का जोड़ा जाएगा, ठीक है, और लेबर का यहाँ पे देखिए ये स्टोन एग्रीगेट और इसका कैरेज भी आएगा अलग से, ठीक है। अब फिर इनके भिस्ती वगैरह भी इसमें जोड़े जाते हैं अलग से। हायर चार्ज ऑफ कंक्रीट मिक्सर ये अलग से जोड़ा जाएगा, वाइब्रेटर का चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा। अगर आप हायर कर रहे हैं TNP बाहर से, आपकी अपनी नहीं है, तो आपको ये भी चीज़ें आप उसमें रेट एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे 1% वाटर चार्ज आप जोड़ सकते हैं, हमने 2% इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का जोड़ा है। कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड इन्होंने 15% जोड़ा है, ठीक है। तो वही यही चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से रेट एनालिसिस की जाती है। तो कंक्रीट वर्क में जो TNP यूज होती है वो अधिकतर क्या होती है, वो बहुत आपको इजीली पता होनी चाहिए कि जो है टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर होता है, ये आपने अधिकतर देखा होगा अपने गली मोहल्लों में भी और साइटों पे भी। नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर, रिवर्सिंग ड्रम मिक्सचर, ये है लिफ्ट मिक्सचर। जब जो छोटा प्रोजेक्ट है, यानी 4 मंजिल की अगर आपकी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे इस लिफ्ट मिक्सचर से भी काम हो जाता है। एक मंकी लिफ्ट भी आती है। रिवर्सेबल कंक्रीट मिक्सचर, ये आप पीछे देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, ये बॉक्स बने हुए हैं, इसमें आपको वेट के अकॉर्डिंग इसमें एग्रीगेट डाल देना है। यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ होता है जो आपको बताएगा कि कौन से बॉक्स में कितना वेट हो गया है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाए तो ये फिर अपने आप मिक्स करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये पानी की टंकी लगी हुई होती है इधर की तरफ ऊपर। और ये होता है आपका बैचिंग प्लांट, जो मास कंक्रीटिंग होती है। जब आपकी साइट पे 50, 100, 150, 200, 1000, तब यहाँ से हमें कंक्रीट प्रोक्योर करनी पड़ती है, ठीक है। ये सब टूल्स होते हैं कि आपको क्या चाहिए, जैसे ये बेलचा हो गया, शावल, फावड़ा हो गया, गम बूट्स, ग्लव्स, वाइब्रेटर और ये ट्रॉली। तो ये सारे टूल्स की हमें ज़रूरत होती है। ब्रूम की हमें कहाँ ज़रूरत होती है, जब आप ट्री मिक्स कर रहे होते हैं तो कंक्रीट वर्क में इसकी भी ज़रूरत होती है। ये फंटियाँ लेवल करने के लिए इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। ये ट्रॉवल, कन्नी आ गई आपकी, ये सब आपकी कंक्रीट वर्क में यूज़ होती हैं। तो इनको एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो मेरा फेवरेट है, वो है लेबर कंटेंट फॉर कंक्रीट वर्क, और फिर उसके बाद हम करेंगे कॉस्टिंग, ठीक है। एक गर्ल हॉस्टल है, उसकी कंक्रीट वर्क की कैसे कॉस्टिंग करी जाएगी वो हम इसमें सीखेंगे। तो लेबर कंटेंट में आप देखिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बाय हैंड मिक्स बाय प्लांट, कितने मैसन 1 क्यूबिक में लगेंगे, 0.17 अगर फाउंडेशन, राफ्ट, फुटिंग डाल रहे हैं बाय मिक्सचर मशीन और मैन्युअली प्लेसिंग, तो मैसन तो सेम रहेगा, बेलदार इसमें हेल्पर जो है बढ़ जाएंगे, मजदूर, ठीक है। और अगर आप इसको बैचिंग प्लांट के थ्रू पंप से कर रहे हैं तो देखिए मिस्त्री भी यहाँ पे कम हो जाएंगे और हेल्पर भी आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे, 0.73। कंक्रीट इन मास कंक्रीट राफ्ट फाउंडेशन में तो फिर ये और भी कम हो जाएंगे, यहाँ 0.08 है या 0.027 ही हो जाएगा, और यहाँ जो आपके मजदूर हैं वो 0.36 ही बचेंगे। पर हाँ, मास कंक्रीटिंग में एक चीज ध्यान रखनी होती है कि कंक्रीट को लेयर्स में ही आपको पोर करना है, यानी कि 300, 200 इतनी लेयर में। अगर आप सारी एक साथ पोरिंग करने की सोचेंगे तो वहां पे आपकी जो साइडें हैं वो खुलने का, कंक्रीट फटने का डर रहता है। तो ये सभी कोफिशिएंट्स हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है। अब हम इस वाले पोर्शन में देखेंगे
वेटेज ऑफ कंक्रीट वर्क में, कि कैसे हम जो ये वाले कोफिशिएंट्स थे लेबर कंटेंट के और सीमेंट कंटेंट के, ठीक है, इनको यूज करेंगे। तो ठीक है, अब आप चलते हैं मेरे साथ एक्सेल की शीट पे। ये है एक्सेल की शीट। यहाँ पे प्रोजेक्ट गर्ल हॉस्टल बिल्डिंग, यहाँ पे ये कंक्रीट का नॉमेनक्लेचर हमें मिला हुआ है। इसमें ये देखिए कि एरिया जो है बिल्डिंग का वो है 1095 स्क्वायर मीटर, यानी टोटल बिल्डिंग का एरिया है। नीचे का 700 और रिमेनिंग ऊपर का, तो दोनों एरिया को जोड़ दिया। और ये एरिया कैसे जोड़ा है, जो वॉल का आउटर फेस है केवल वो, इसमें प्रोजेक्शन इंक्लूड नहीं है। इसमें जीने की जो स्लैब होती है वो भी इंक्लूड नहीं है। बस आपको जो एनवेलप लाइन है बिल्डिंग की वो पूरी आपको लेके एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये आपका आ गया एरिया 1095। टोटल कॉस्ट हमें बिल्डिंग की, हमने जो ठेका लिया है या कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसमें 1,60,000 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पीसीसी की क्वांटिटी फाइंड आउट करी जो 101 आई। इसी तरीके से मैंने जो लिंटल मेरे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे आए वो इतनी क्वांटिटी आई 30, और जो स्लैब की क्वांटिटी है वो 188 है। कॉलम्स जो है 16 क्यूबिक यानी 17 क्यूबिक लमसम आ रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रिक वर्क और आरसीसी दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर है, पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। फुटिंग जो है मेरी क्वांटिटी फुटिंग की वो है 11.79, तो टोटल क्वांटिटी मेरी आई 420। अभी मैंने यहाँ पे रेट्स में इनके सबके जो बीओक्यू में रेट्स थे वो यहाँ पे मैंने प्लेस डाले हुए हैं। ये जो रेट्स हैं ये इंक्लूडिंग शटरिंग सेंटरिंग सबके लिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉस्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉफिट लॉस अपना देखूंगा कि मुझे कितना बचेगा, कितने का मटेरियल आएगा, क्या लेबर कंटेंट मेरा रहेगा। तो सभी रेट्स आपने यहाँ पे डाल दिए और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दी इधर की तरफ, तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट आया 41,71,000। अब क्योंकि बिल्डिंग की कॉस्ट है 160 लाख, ठीक है, और 41 लाख मेरी कंक्रीट वर्क की आ रही है। तो अगर मैं पर क्यूबिक कंटेंट निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास कोफिशिएंट आएगा 0.383, यानी 420 डिवाइड बाई एरिया 1095। तो अगर मैं अब कंक्रीट का कंटेंट निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूँ। दूसरे हॉस्टल का अगर कभी आता है तो मेरे पास एक कोफिशिएंट है कि भाई 160 लाख में अगर मुझे कंक्रीट का वेटेज चाहिए तो कितना वेटेज बैठेगा, तो वो मैं फाइंड कर पाऊंगा कैसे, 0.383 से। अब यहाँ पे हम इन सब की परसेंटेज बना देंगे कि कितनी कितनी परसेंटेज मेरी बैठ रही है, कि 24% मेरी जो है पीसीसी आ रही है। ये कैसे आ रही है, ये जो है मैंने इसको पीसीसी की क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया 420 से, तो ये मेरे पास आ गई परसेंटेज, ठीक है। तो पर क्यूबिक कितनी आ रही है, अगर मैं 24% को 420 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ गई 101.39। और इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, अगर आप एरिया से इसको गुणा करेंगे, यानी कि 101.39 को आपने गुणा कर दिया एरिया से, वो भाग कर दिया, तो आपके पास कोफिशिएंट आया 0.09, ठीक है। तो ये कितना बैठा, क्या अमाउंट बैठा, तो अमाउंट बैठेगा जो 41 लाख मेरा यहाँ पे कॉस्टिंग आई थी टोटल कंक्रीट वर्क की, उसको अगर मैं 0.09 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 3,86,000 की पीसीसी आ जाती है। सेम चीज आप लिंटल स्लैब बीम कॉलम फुटिंग में भी करेंगे। वही चीज 420 को डिवाइड किया इसकी क्वांटिटी से तो आपके पास परसेंटेज आ गई 7.29, ठीक है। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 420 से, तो वही क्वांटिटी जो 30.61 यहाँ लिखी हुई है वही आपके पास यहाँ पे आ गई। और फिर आपका जो इसका कोफिशिएंट बना एरिया के अकॉर्डिंग वो कितना बना 0.03, यानी कि अब आप अगर 0.03 की मल्टीप्लाई सीधा चार उससे करेंगे 1095 से, तो आपको आपके लिंटल में कितनी क्वांटिटी लगेगी कंक्रीट की वो तुरंत पता चल जाएगी। तो इसी तरीके से वर्किंग करनी होती है एज एन प्रोफेशनल अगर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि टोटल जो कॉस्ट थी वो 1,60,000 है, परसेंटेज ऑफ कंक्रीट वो कितनी आई है 26.07। वो कैसे आई, इसको जो 41 लाख था मैंने इसको डिवाइड कर दिया 1,60,000 से, 1 लाख मतलब 160 लाख से। इस तरीके से आपको कंक्रीट का वेटेज पता चल गया, ठीक है, कि कॉस्ट में क्या वेटेज कंक्रीट का आ रहा है। अभी हम यहाँ पे लेबर भी कैलकुलेट करेंगे कंक्रीट की। तो लेबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेबर हम कैलकुलेट करेंगे इस वाले
चार्ट से, ठीक है। तो ये वाली लेबर जैसे पीसीसी आई मेरी 101.39, तो मैंने मैसन लिए 0.17 और हेल्पर लिए 2.54। क्यों 2.54? क्योंकि मेरे पास प्लांट है, मिक्सचर मशीन है, तो यहाँ पे मैंने लेबर ले ली 2.54। सेम लिंटल के लिए मुझे प्लेसिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, हैंड प्लेसिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने लिंटल के लिए क्या लिया है, कोफिशिएंट 3.4 और 0.24 मेरे कंक्रीट इन आरसीसी स्लैब एंड बीम्स में आ गए मैसन, और 3.4 बाय मिक्सचर मशीन एंड मैनुअली प्लेसिंग लिंटल्स के लिए आपने यहाँ पे कोफिशिएंट ले लिया। सेम स्लैब के लिए आ जाएंगे। स्लैब के लिए मैंने, क्योंकि मैं पंप से स्लैब की कास्टिंग करूंगा, मैनुअली इसमें प्रॉब्लम होगी और टाइम ज़्यादा लगेगा, जॉइंट्स आएंगे, तो यहाँ पे मैंने मैसन लिया है 0.16 और लेबर लिया है 1.12। तो ये मैंने कैसे लिया, बाई बैचिंग प्लांट थ्रू पंप। मेरे आए मैसन 0.16 और बेलदार 1.12, वो सेम फिगर मैंने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे मैसन के नंबर्स कितने आ जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई, क्वांटिटी की मल्टीप्लाई मैसन के कोफिशिएंट से कर देंगे, और हेल्पर्स के लिए क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हेल्पर के कोफिशिएंट से कर देंगे। तो ये सारे आपके पास हेल्पर आ गए और ये सारे आपके पास मैसन आ गए। टोटल मैसन 76 और टोटल हेल्पर आपके पास 850 आ चुके हैं। अब जो मार्केट रेट है वो क्या है, 650 तो मैसन और 450 बेलदार या हेल्पर। तो ठीक है, आपके पास टोटल अमाउंट कितना आ गया, 4,31,900, यानी लेबर कंटेंट कितना हो गया मेरा, 10.35%। ये क्या हुआ, फिर वही चीज कि ये वाले जो अमाउंट आया 4,31,000 डिवाइड बाई 41,71,000 से मैंने कर दिया, तो मेरे पास लेबर कंटेंट 10% का आ गया। ठीक है, और अब मटेरियल को भी सेम जो मैंने आपके साथ ये वाला चार्ट शेयर किया था इससे कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए कि पीसीसी जो 101, तो इसमें मेरी सीमेंट कितना आया, मैंने 3.4 बैग लिया। ठीक है, जो 148 की पीसीसी है 3.4 बैग आ रहे हैं पर क्यूबिक मीटर, 3.4 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दी, तो ये आप देखेंगे कि 3.4 मल्टीप्लाई बाई 1.101, तो मेरे पास सीमेंट के बैग आ गए 345। स्टोन डस्ट के लिए क्या कोफिशिएंट है, 148 के लिए 0.48, तो 0.48 इंटू 101 अगर आप कर देंगे तो 49 क्यूबिक आपके पास डस्ट आ गया। और एग्रीगेट के लिए अगर आप 0.95 इंटू 101.39 करेंगे, ये मल्टीप्लाई बाई 0.95, तो आपके पास 97 क्यूबिक का एग्रीगेट आ गया। लिंटल में क्योंकि M25 डिजाइन मिक्स हम अगर हैंड मिक्स कर रहे हैं तो कितने बैग लगेंगे, 8 बैग हमें लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बैग लेके चलते हैं एक प्रैक्टिस के लिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 30.61 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पे 245 आपको बैग आ गए सीमेंट के। स्टोन डस्ट के लिए 0.43 और एग्रीगेट के लिए 0.85 से आपने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये M20 के लिए हो गया है। ये M25 के लिए नहीं है, ये M20 के लिए है। M25 के लिए 12 बैग्स आ रहे थे, 12.2। सेम आपने बीम कॉलम फुटिंग के लिए ये कोफिशिएंट सेम रखने हैं, क्योंकि ये M20 के लिए अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये मेरे पास टोटल सीमेंट की क्वांटिटी, स्टोन डस्ट और एग्रीगेट आ गए। ठीक है, 380 रुपये पर बैग मेरा सीमेंट है, 50 रुपये जो स्टोन डस्ट पर क्यूबिक फुट है, और 53 रुपये क्यूबिक फुट मेरा एग्रीगेट आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वांटिटी को जो 289 है, ये बैग तो सेम रहेंगे, जो 189 है इसको 35.31 से गुणा करके क्यूबिक फुट में कन्वर्ट कर लूंगा और फिर 50 रुपये से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास मटेरियल की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। तो मेरा मटेरियल कितना लग रहा है पीसीसी में, मतलब पूरे कंक्रीटिंग वर्क में, तो मेरा मटेरियल लग रहा है 21,28,000 का, यानी कि मटेरियल कंटेंट कितना आ रहा है 41 लाख पे 51.02% का। अब आप देखिए कि कंक्रीट में आपका 51.02% का मटेरियल लग रहा है और 10.35% की लेबर लग रही है, तो बचा परसेंटेज कितना, 38.62, यानी कि 16 लाख रुपए आपके कंक्रीट वर्क में स्टाफ और टीएनपी में और इन सब चीजों में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होती है और ये प्लानिंग में ही आपके काम आती है कि अब आपको प्रॉपर पता है जो आपने यहाँ पे क्वांटिटी ली है कि आपके पास अगर मैसन 18 हैं और हेल्पर 258 हैं, आपको ये कितने दिन में ख़त्म करना है, क्योंकि ये 8 घंटों के हिसाब से लेबर कंटेंट है।
तो यहाँ से आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं कि कितने दिन में कितना मटेरियल प्रोक्योर करना है और कितनी मैन पावर चाहिएगी, कितना मटेरियल चाहिएगा और आपको अपना टास्क कितने दिन में फिनिश करना है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था इस नॉलेज को। आप कोशिश करिए कि इसी तरीके से वर्किंग करने की कोशिश करें, तो आप कॉस्टिंग को भी अच्छे से फिर मॉनिटर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गिव योर टाइम।